ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का विवादित बयान, अल्लाह ने चाहा तो हम बहुमत में होंगे, हम अपनी ताकत से बहुसंख्यक होंगे। बंगाल में हम 33%, देश में 17% हैं। ऐसी स्थिति आनी चाहिए जब मुसलमानों की आवाज सुनी जाए। फिरहाद हकीम क्या कह रहे हैं अपने बयान में, जरा सुनिए। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। और बीजेपी ने फिरहाद हकीम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। लॉकेट चटर्जी ने तो कहा है कि फिरहाद हकीम जैसे लोगों को ममता की वजह से ऐसा बोलने की ताकत मिल रही है। सुनिए आप रिएक्शन। देखिए, फिरहाद हकीम ने जो बोला है बहुत ही भयानक बात किया है। अभी बांग्लादेश में जैसा इशू चल रहा है, डे बाई डे जो वहाँ पे माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो मेजॉरिटी लोग कर रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में तो ये लोग माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी लोग के मुंह से ऐसा बात होगा और जात को लेके बात करेंगे। कोई अभी हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि अगर इसमें माइनॉरिटी लोग आ जाएगा तो दूसरा कुछ विचार आते हैं, तो मतलब इन लोगों की हिम्मत कैसे होते हैं? हिम्मत होता है बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति को विश्वास करते हैं। ममता बनर्जी 30% के विश्वास करके अभी क्षमता में आए हैं, इसलिए ममता बनर्जी चुप है। एक सोचे समझे साजिश है। 1946 में सुहरावर्दी का जो कहना था डायरेक्ट एक्शन, अभी बांग्लादेश में डायरेक्ट एक्शन हो रहा है और सुहरावर्दी का जगह आज फिरहाद हकीम ले लिया। ये फिरहाद हकीम, हुमायूं कबीर, आपका सिद्दीकुल्ला चौधरी, ये सभी लोग एक हैं। ये लोग किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल में इस्लामीकरण, जिसको कहते हैं टोटल इस्लामाइजेशन ऑफ बंगाल, इसका लक्ष्य ही है। उसी लक्ष्य से ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही है। आबादी को लेकर दिया गया है बयान, मचा हुआ है सियासी घमासान। फिरहाद हकीम मंत्री हैं बंगाल सरकार के और उनकी तरफ से यह कहा गया कि आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। लॉकेट बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। यहां पर तस्वीर मुख्तार अब्बास नकवी की लग गई है, माफ कीजिएगा, लेकिन लॉकेट बनर्जी का यह बयान है। वो कहती हैं कि ममता की वजह से ये हिम्मत उन्हें मिलती है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस बारे में जारी है। सुकांतो मजूमदार देखिए क्या कहते हैं। बयान फिरहाद हकीम और मुस्लिम नेताओं की मानसिकता को दिखा रहा है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है। कुणाल घोष, नेता टीएमसी के, कहते हैं बंगाल में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और एकता के साथ रहते हैं। इस बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश है, यानी कहीं ना कहीं टीएमसी बचाव करती नजर आ रही है। खारिज नहीं किया गया उनके बयान को। सुकांतो मजूमदार कहते हैं कि धर्म के आधार पर यह खास इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। कुणाल घोष कहते हैं कि बंगाल के लोग धर्म पर कोई विवाद चाहते ही नहीं हैं। ये टीएमसी का रिएक्शन सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सौरभ सिकदर साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। संजय सरकार हमारे साथ हैं, नेता टीएमसी के। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। लेकिन सबसे पहले सरकार साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग तो जब ये 80 बनाम 20% वाले बयान दिए जाते हैं, बड़े हमलावर होते हैं कि देखिए समाज को कैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, 80-20 80-20 की बात करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? ये 17% और 33%, ये क्यों याद दिलाया जा रहा है कि हम 17% देश में हैं, 33% बंगाल में हैं, अल्लाह चाहेगा तो हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद, इसे क्यों लाया जा रहा है राजनीति में? और फिरहाद हकीम के इस बयान का मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, सबसे बड़ी बात है
फिरहाद हाकिम जो बयान दिया है वो पर्सनल बयान है, ये तृणमूल के साथ में कुछ लेना देना है ही नहीं, एक नंबर में। अच्छा, और ये बात अगर कर भी है तो लगता है मेरे को स्लिप टंग जो बोलता है ना, इसी तरफ से कुछ बात हुआ है। और ये बात को ना टीएमसी समर्थन करता है ना बंगाल में, इसे मतलब धर्म मजहब के आधार पर यहाँ पर कोई चलते रहता है। संजय सरकार साहब, टीएमसी ने खारिज नहीं किया है अब तक, आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे आपको टोकना पड़ रहा है, लेकिन हमने वो पूरा बयान फिरहाद हकीम का चलाया, जो कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं और बड़े आराम से कह रहे हैं, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। देखिए ना हम लोग यहाँ बंगाल में एक भाईचारिक शहर है, यहाँ पर हर कौम के आदमी लोग यहाँ रहते हैं बंगाल में, और बंगाल में ना धर्म मजहब के बात। अगर फिरहाद हाकिम ने इस तरफ से कुछ बयान दिया है, उसको पर्सनल पार्टी से इसको कोई लेन देन है। मैं एक चीज आपको खोल के बताता हूँ, क्यों यहाँ पर जैसे एक मुसलमान को भी जैसे अधिकार है, एक हिंदू को भी उतना, तो एक ईसाई को भी, एक सिख के, एक जैन को, हर धर्म, एक पारसी को भी वही एक ही अधिकार है। उस अधिकार के आधार पर बंगाल चलते रहता है। ये भाईचारे का शहर है, ये आज से नहीं, आजादी को पहले से ये शहर है, आज भी है उसी तरफ से। अगर इस तरफ से कोई बात बोल, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है ये बात को। आपकी पार्टी पर सरकार साहब मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है बीजेपी, और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री, एक बड़े नेता टीएमसी के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी हम यहां पर 33% हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी आएगा जब हम बहुसंख्यक हो जाएंगे और फिर हम न्याय देने की स्थिति में होंगे। अभी हम न्याय मांगने की स्थिति में। ये तो सीधे सीधे आप हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं समाज को। नहीं, आपको हम पहले भी इस चीज को बात बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, ना ये टीएमसी के है ना टीएमसी का कोई पर्सनल ये है एजेंडा है, इसमें कुछ बात नहीं है। पर्सनल वो बोला है, वो अपना तरफ से बात बोला, इसमें टीएमसी का कोई मतलब नहीं है, तृणमूल कांग्रेस को इसका कोई मतलब, ये भाईचारे का शहर है। लेकिन सबसे बड़े बात है, भारतीय जनता पार्टी को नेता अगर टोपी पहन के मस्जिद में जाता है, टीएमसी से बाहर निकालिए ना, वो होता नहीं है। मतलब अरे आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। बांग्लादेश में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, 21 साल में हम लोग देखे हैं, वहां पर जाके, यहाँ पर जब चुनाव बंद हो जाता है तो मथुआ को लेके जाता है, वो तुष्टीकरण नहीं होता है, तुष्टीकरण से हो जाता है। टीएमसी का कोई अगर कोई कुछ बोलता है तो तुष्टीकरण का मामला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता जब टोपी पहन के घुस जाता है मस्जिद के अंदर, मजार के अंदर कहीं जाता है और इश्तिहार करता है, वो तुष्टीकरण नहीं होता है। देखिए कैसे है, यहाँ पर कैसे है, मतलब ये एक कहावत है ना पंजाबी में, कहावत क्या है, ये टोडा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता, मतलब ऐसा मतलब हो गया यहाँ पर, मतलब आप सब कुछ ठीक है, दूसरे सब कुछ गलत। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से ही। ठीक है सरकार साहब, आपने जो कहा इस पर जवाब ले लेते हैं। सौरभ सिकदर साहब, वो तुष्टीकरण की बात, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद, फिरहाद हकीम के बयान के बाद बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप फिर से लगा रही है, हमलावर है टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, लेकिन वो उल्टा आप पर हमला बोल रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये उनका निजी बयान है। वो बात अलग है कि भरे मंच पर एक कार्यक्रम में उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया। सबको नमस्कार। देखिए, ये फिरहाद हाकिम जी ने जो बोला है ये स्क्रिप्टेड है। क्यों स्क्रिप्टेड है? इनका जो मुखिया है ममता बनर्जी, उसने बयान दिया था कि जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। यही फिरहाद हाकिम बोला था कि कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान बना देंगे। तो आज जब ये बात बोला है, ये ना स्लिप ऑफ टंग है, ना टीएमसी इससे हाथ धो सकता है। ये सीधी साधा स्क्रिप्ट के तहत वो उसको बुलवाया गया है, और इसका क्या परिणाम होने वाला है हमको इसके लिए डर लगता है। क्योंकि बंगाल 1946 का एक सुरावर्दी नाम का राक्षस का ये ऐसे ही बयान को याद रखते हैं, और उसके बाद बंगाल में क्या हुआ था ये इतिहास जानते हैं, तारीख जानते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण का राजनीति तृणमूल कांग्रेस करना चाहते हैं, तो ये फिर से उसको आग में घी डालने का बात हो रहा है। देखिए, हमारे दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है, लेकिन मुहर्रम का जुलूस का परमिशन दिया जाता है। कहां पर दुर्गा पूजा रुकाई, पूजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन कब बंद कर दिया गया? रास्ता बंद करके इसका नमाज होता है। लखनऊ में दुर्गा पूजा। सरकार साहब आपको सुनेंगे, एक बार जवाब पूरा होने दीजिए। सौरभ सिकदर साहब सुन लीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। तो आज ये सरासर ये जो हो रहा है, बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है,
और टीएमसी के लीडरों का मदद से हो रहा है। बंगाल में आज रोहिंग्या का संख्या इतना बढ़ गया है कि गृह मंत्रालय और एनआईए इसमें रिपोर्ट पेश किया है और चिंता जता रहा है। इस स्थिति में, इस वातावरण में ऐसे बयान कभी भी स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये कोई बड़ा साजिश हो सकता है और इसके लिए आगे चल के हमें सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब, लेकिन अल्पसंख्यकवाद वर्सेस बहुसंख्यकवाद की राजनीति हो रही है क्या? राजनीति का एक वर्ग क्या बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण और एक वर्ग अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में जुटा हुआ है क्या? क्योंकि आप वीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और वीएचपी का ही एक कार्यक्रम था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक बयान दिया था बहुसंख्यकों को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार काम करेगा और उस बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सही ठहराया। उन्होंने कहा, क्या गलत कहा उन्होंने? तो क्या आप ये मानेंगे कि अब देश में बहुसंख्यकवाद वर्सेस अल्पसंख्यकवाद की राजनीति शुरू हो गई? नहीं समीर भाई, दो बातें अलग हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए कि ये जो महाशय जिन्होंने अभी बयान दिया है, संजय जी चाहे उनके बयान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो संजय थे महाभारत के, जिनको वहां युद्ध भूमि में जाने से पहले ही जाए बिना भी उन्होंने सब कुछ दिख रहा था और अपने राजा युधिष्ठिर को, जो अंधे थे, उनको सब कुछ ज्ञान चक्षु के माध्यम से दिखा रहे थे। और एक ये संजय हैं जो कि उन सारी सच्चाइयों पर पर्दा डाल करके सरकार को आंखें मूंदने के लिए विवश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, वो बयान को तो हम पर्सनल मान लेंगे, आप इनके बयान पे चिंता मत करिए। लेकिन संजय जी, मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, ये बयान को पहली बार नहीं हुआ संजय जी। आप तो जानते हैं कि जुलाई 2024 में उन्होंने क्या कहा था, गैर मुसलमानों को बस बदकिस्मती बताते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्लाम कबूल करने के लिए उनको धमकी दी थी। कहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि आप बदकिस्मत है। और इससे पहले भी आपको याद होगा संजय जी, शायद वो भी पर्सनल बयान कहा होगा आपने, कि जहां पर उन्होंने पटिया बुर्ज को जो है वो मिनी पाकिस्तान बताया था। और देखिए, ये जो कोई बयान बहादुर हैं, कोई नए नहीं है। पिछले 14 वर्ष से आपके जो सांसद हैं, अपने विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और 3 काल तक मंत्री हैं। कोलकाता जैसे बड़े शहर के एक मेयर भी हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप इस तरह से बातें बड़ी बड़ी करेंगे। दानिश साहब आ रहे हैं आपके पास, ही आ रहे हैं, उसके बाद सुन लेते हैं। पहले ये पूछिए ना कि भाई वो इलाहाबाद के जो जस्टिस हैं उनके ऊपर क्या बोलेंगे, उनके ऊपर कोई जवाब है या नहीं है? जवाब दे रहे हैं, वो सवाल उनसे पूछा गया, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, ये तो वैसे ममता का विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ जब मुसलमान की बात आ जाएगी तो एक हो जाएंगे। इनका इकोसिस्टम देखिए, ये बड़ी बात है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो बात है उसको बात के राइट पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। अब रही बात आती है किसकी, अपने जज साहब की। जी। देखो, हर एक व्यक्ति को अपना व्यक्ति की स्वतंत्रता है और देखिए, देश बहुमत से चलता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। देश की संसद में तो जो कुछ कानून बनते हैं बहुमत के आधार पर बनते हैं। लोकतंत्र नहीं तो देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, आप ये कह रहे हैं? कानून बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से काम करेगा? नहीं, इच्छा नहीं, मैं कहता हूँ बहुसंख्यक नहीं, डेफिनेटली। देखिए, बहुसंख्यकों की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाया जाएगा। आपको पता है समीर अब्बास जी, हमारे भारतीय संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 29 एक ऐसा प्रोविजन दिया जिसके अंतर्गत देश के अल्पसंख्यकों को वो राइट दिए गए वो देश के बहुसंख्यकों को नहीं मिले। आप देखिए, उसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है और वो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति तथाकथित अल्पसंख्यक, मैं उसको अल्पसंख्यक नहीं मानता। देश का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, वो अगर अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है तो मुझे लगता है देश के साथ धोखा कर रहा है। और तीसरी बात ये कि देखिए, जो व्यक्ति अगर इस तरह से कहता है कि हम बहुसंख्यक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, हमारे कानून हमारे ऊपर, हम कानून पर राज करेंगे, ठीक, हम जो है ना सत्ता पर राज करेंगे। भैया, मैं विनोद जी, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के अनुसार देश चलेगा, एक तरफ से फिरहाद हकीम जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो हैं वही बहुसंख्यक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा ऐसा, और फिर हम न्याय देंगे, न्याय मांगने वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। मुझे तो ये एक जैसे बयान नजर आ रहे हैं, ये बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति नजर आ रही है, आप इसे ऐसे नहीं देखते? नहीं, देखिए, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, आप देखिए, जस्टिस ने ये जो बात कही थी वो सीधी कोर्ट के परिसर में कही थी, आप ध्यान होगा, हाँ, और वकीलों के सामने कही थी। लेकिन वीएचपी के कार्यक्रम था, कार्यक्रम वीएचपी का था, कार्यक्रम वीएचपी का था, नो डाउट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जो कार्यक्रम था
वो उसमें सारे रिटायर्ड जजेस और सीनियर एडवोकेट्स थे। अब मान लो फैकल्टी कोई पढ़ा रहा है, कुछ तथ्यात्मक रूप से बताएगा भी ना सही क्या है, उसके पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं होते उसमें, वहां उसके एजुकेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। और अब देखिए देश की राजनीति के अंदर कैसे कैसे दुर्दांत काम हुए। नहीं बंसल साहब, लेकिन वो सिटिंग जज है ना, सिटिंग जज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बयान को गंभीरता से लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरा भाषण जो है उसका ब्यौरा तलब कर लिया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी तमाम अहम मामलों की सुनवाई से उन्हें हटा दिया है। नहीं, मैं कहता हूं आप जांच करिए, हाँ, गलत थोड़ी है। ठीक है, व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता अभी रिटायर्ड सीजीआई ने बोला सीधा सीधा, कभी आखिरकार व्यक्ति को अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थोड़ी है वो कोई। चलिए ठीक है, आप कहीं ना कहीं ठीक है। दानिश कुरैशी साहब आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन साथ साथ एक और बात है, क्योंकि देखिए एआईएमआईएम की बात करें तो आप भी कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय उसकी राजनीति करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बयान फिरहाद हकीम की तरफ से दिया गया, आपको नहीं लगता इस तरीके का बयान समाज में खाई पैदा करता है, दरार पैदा करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका आरोप है कि एआईएमआईएम जो है सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है, ऐसा नहीं है। एआईएमआईएम जो है जो भी प्रताड़ित है उसकी राजनीति करती है, उसमें चाहे दलित हो, नहीं आरोप नहीं लगाया जा रहा। आप उनकी बात करते, उनकी आवाज उठाते और सियासत में आप अक्सर उनका जिक्र करते, इसमें आरोप कहां है? नहीं, मैं आगे बात तो खत्म कर लो। आरोप मैं आप जो कह रहे हैं उसको आरोप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में सबसे बुरा और बदतर हाल अगर किसी कम्युनिटी का हो गया है तो वो मुसलमान है। अब अगर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम बात करेंगे तो आपको मुसलमान नजर आता है तो ये किसी अफसोस ना आगे, ठीक है, आपको लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे बढ़ के मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी भगिनी संस्थाओं की। बहुत अच्छी बातें क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने यहां पर बोला, लेकिन मैं इनसे ये कह रहा हूं कि अभी हमारे वीएचपी के जो प्रवक्ता है ये भी कह रहे थे कि उनको हटाया या नहीं हटाया, खैर हटाया नहीं हटाया वो तो टीएमसी तय करेगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि नीतीश राणे है, फिर हमारे प्रवेश वर्मा है और ये इतने सारे जो लोग हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक जो चाकुओं को धार देने की बात करते थे, उनको अभी तक नहीं हटाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये स्क्रिप्ट आई है ऊपर से। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि क्या पीएमओ में से स्क्रिप्ट आती है विष्णु शंकर जैसे जैन जैसे लोगों को जो देश में अराजकता की फैलाने की बात कर रहे हैं? तीसरा मेरा सीधा सवाल यह है कि जो बोला फिरहाद हकीम ने, क्या वो सही बोला? आप उसे सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? आप ये बताइए। उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा, सुनिए, सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा, जस्टिस, सुनिए, हम जस्टिस देने की स्थिति में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अभी की जो स्थिति है, आपने देखा अभी यादव साहब ने क्या कहा कि भाई इस देश की जो बहुसंख्यक आजादी के मद्देनजर हमको जस्टिस देना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, अभी हम चल रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, पुराने जो हमारे पूर्व जस्टिस थे उनके मामले को लेकर के अभी नए जस्टिस ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अपग्रेडेशन आया, एक मिनट दानिश कुरैशी साहब, ये क्या कहा आपने? नहीं, अब आप मेरी सुनिए ना, अब आप मेरी सुनिए दानिश कुरैशी साहब, आप क्या ये कह रहे हैं कि सही इंसाफ तभी मिल पाएगा जब इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा? अरे भाई, वहां पर उनकी सरकार है। एक मिनट दानिश साहब, वहां पर उनकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और वो ये कह रहे हैं कि हम न्याय दे पाने की स्थिति में तब होंगे जब हम 33% से आगे बढ़कर हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। मतलब ये क्या बताने की कोशिश है? देश में 17% है, इससे ज्यादा हो जाएंगे तब न्याय मिल पाएगा। बहुसंख्यक की व्याख्या होती है सत्ता में आने का। सुनिए, बहुसंख्यक की व्याख्या होती है सत्ता में आना। अब सत्ता में आने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी है, मतलब राजनीतिक तौर पर जब तक आपकी संख्या नहीं होगी आप नहीं, राजनीतिक तौर पर बहुमत का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी का जिक्र हो रहा है। वो कह रहे हैं हम 17% हैं देश में, हम बहुसंख्यक होंगे तो हम न्याय देने की स्थिति में होंगे। समीर साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। मुझे यह बताइए कि आज ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीतिक बेवकूफ तो है नहीं। फिरहाद साहब, उनको समझ में आ रहा है कि भाई देश की जो स्थिति है आने वाले 100 साल में भी अगर मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं तो कोई परिस्थिति में बदलाव आने वाला नहीं है। तो वहां जो वो बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं वो तो सत्ता केंद्र की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे ये बताइए, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया।
बंसल साहब, मुसलमान प्लीज, प्लीज। 2-4-6 महीने में सत्ता में आ जाएंगे, आप ऐसे कहने का मतलब है आपका? ऐसा तो नहीं है। नहीं तो इसका मतलब समझाइए ना मुझे। आप क्या ये मानकर बैठे हैं कि इस देश में जब तक मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो जाएगा तब तक मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी? आप ये मानकर बैठे हैं? जब तक, बिल्कुल, मैं जब तक सुनिए, जब तक मुसलमान, दलित, आदिवासी ये बहुसंख्यक सत्ता में नहीं आएगा तब तक इंसाफ होना मुश्किल है। ये आप बोल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? फिरहाद हकीम ने ये नहीं कहा। बिल्कुल। तो यानी फिरहाद हकीम के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, सुनिए, मैं सत्ता के साथ में इंसाफ की बात कर रहा हूं। बड़ी दिक्कत हो रही है ये कहने में कि फिरहाद हकीम का जो बयान है वो सरासर गलत है। अरे भाई, अगर आप फिरहाद हकीम के बयान के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आप 80-20 की मुखालफत कैसे करेंगे? बंसल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, क्या सुनिए जी, सुनिए मेरी बात, बोलिए। महाराष्ट्र में आपने 3 पार्टी का अलायंस बनाया, क्या ये सत्ता में आने की बात नहीं है? तो भाई सत्ता में आने के लिए कोई भी कुछ भी करेगा भाई, और तमाम लोगों का अधिकार है, कोई पाबंदी है क्या उस पे? समीर भाई देखिए, अरे भाई, मुसलमान को ही वोट देगा ये मानकर बैठे हैं आप क्या? ये डेमोक्रेसी है ना, ये लोकतंत्र है ना। क्या 100% मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दे दिया? आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 100% मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दे दिया। 100% तो ममता के साथ में नहीं है, तो कहां से बात कर रहे हैं आप? वो राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, विनोद बंसल साहब, आप क्या बोल रहे हैं अपनी बात? समीर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, AIMIM ने बातों की जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये लोग। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जिस पार्टी के नाम में मुसलमान हो और फिर वो समता की बात करे, समानता की बात करे, दलितों की बात करे और पिछड़ों की बात करे, तो कैसे कोई हजम कर लेगा? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझता अच्छी तरह से। दूसरी बात यह है कि ये एक मुसलमान को बचाने के लिए, जिहादी मानसिकता को पोषण करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जिसके बयान पर उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है, वो पार्टी सीधा उसको नकारने की कोशिश कर रही है यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके। ठीक है, इंटरनली क्या होता है ये आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन संजय जी ने जिस तरह से उनको नकारा, ये उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। उस बयान को दानिश कुरैशी जो है ना, उसको तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वो भी बचते हुए, छुपते हुए, घुमाते हुए, जलेबी बनाते हुए। तो देखिए, ये इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये मुसलमान पार्टी है ना जी, और मुसलमान पार्टी अगर इस तरह की बातें करती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है। अच्छा, सौरभ सिकदर साहब, आपसे एक जवाब चाहिए, क्योंकि चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस की भी हुई, शेखर कुमार यादव की भी हुई, जो उनकी तरफ से बयान दिया गया बहुसंख्यक को लेकर, और जिस तरह से इसके बाद जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने सही ठहराया, उन्होंने बोला कि कुछ गलत नहीं बोला, और आप जब फिरहाद हकीम बयान देते हैं तो आप बोलते हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो यहां पर जो काम टीएमसी के नेता कर रहे हैं, आपको नहीं लगता दूसरी तरफ आपकी तरफ से भी वही हो रहा है? नहीं, देखिए, एक चीज है कि फिरहाद हकीम जी ने जो बोला है कि जब हम बहुसंख्यक हो जाएंगे तब हमको न्याय मिलेगा या हम राज करेंगे। हमें इसका मतलब समझना है पहले कि वो इंडिकेशन क्या देना चाहता है। हम कोर्ट का जो है अब फैसला आपने बताया, जोगी जी का बयान जो है हम उस पर बात कर लिया है, लेकिन फिरहाद हकीम जी आज जो है ये क्या इंडिकेशन क्या देना चाहता है? क्यों अल्पसंख्यक से उसको बहुसंख्यक बनना है? अगर बहुसंख्यक बन जाएंगे तो देश में क्या करेंगे? जी मैं जवाब दूंगा। क्या नहीं, तो ये किस बात की संकेत है और क्यों इसने ऐसे एक खुली मन से बोला है? ये सोचने वाली विषय है। कहीं ये नेशनल थ्रेट तो नहीं है कोई, कहीं यह बाहर के कोई शक्ति तो इसको बुला रहा है, तो इसीलिए इस पे गौर करना जरूरी है कि मेरे को जवाब देने दीजिए। बहुमत में आएंगे तो न्याय मिलेगा। न्याय का मतलब क्या बोलना चाहता है, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, जरा इसका जवाब दे दीजिए सरकार साहब, जल्दी से जवाब दे दीजिए। गौतम लाहिड़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पश्चिम बंगाल की सियासत को दशकों से देख रहे हैं। सरकार साहब जल्दी से बोलिए। हम जानते हैं, देखिए सौरभ बहुत अच्छे एक बात बोला है घुसपैठिया रोहिंग्या के बारे में, लेकिन एक चीज उसको याद दिलाना चाहता है, 25 अगस्त 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या के ऊपर में अटैक हुआ था, तब बंगाल से कोई बॉर्डर नहीं है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और ये आपको 4 बॉर्डर जो 4 मणिपुर 4 बॉर्डर जो है 1642 किलोमीटर बॉर्डर
उस तरफ से पड़ता है। मेरे यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है। और दूसरे नंबर बॉर्डर बंगाल पुलिस नहीं देखता है, बंगाल पुलिस नहीं देखता है, उसको देखता है कहीं एसएसबी देखता है, कहीं भैया आप तो बंगाल की तरफ रहे ना, बांग्लादेश की तरफ। सुनो इतना ये नहीं है, सुनो पहले। और उसको एनआईए और आईबी देखता है, एनआईए आईबी दोनों गृह मंत्री के अंडर में रहता है, बीएसएफ भी गृह मंत्री के अंडर में रहता है, और उसको सुपर मॉनिटरिंग करता है रॉ किसको अंदर, प्राइम मिनिस्टर को अंदर में रहता है। और बांग्लादेश अगर घुसपैठी भी घुसता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ के है, गृह मंत्री के है। और लेकिन ममता जी तो कहती है हम किसी को घुसने नहीं देंगे अपने राज्य के अंदर, एनआईए को भी नहीं घुसने देंगे, सीबीआई को भी नहीं घुसने देंगे। नहीं सरकार साहब आपके ऊपर सरकार साहब आपकी पार्टी के ऊपर बीजेपी यही आरोप लगाती है कि आप लोग घुसपैठियों को शह दे रहे हैं अपने राज्य में। ऐसी आप योजनाएं बनाते हैं ताकि घुसपैठी जो है वो आपके वोटर बन जाएं। तब तो आप लोगों को और ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। भाई वो बात कर रहे हैं कि हम 33% हैं, बहुसंख्यक हो जाएंगे तो फिर हम इंसाफ करेंगे। तो आप लोगों को तो ऐसे बयानों से और बचना चाहिए। आप तो खुलकर ये मान रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आरोप हैं उनका आप एक तरह से उनको और खाद पानी दे रहे हैं आप। और बीएसएफ को देखने वाला बीएसएफ को मॉनिटरिंग करने वाला सरकार साहब की आवाज नहीं आ रही। उस समय रोहिंग्या के समय में राजनाथ सिंह जी थे। 25 अगस्त 2017 में रोहिंग्या के ऊपर जो घटना घटा था, बंगाल का कोई बॉर्डर नहीं था उसमें, और बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सरकार साहब, यानी कि अगर घुसपैठियों को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है तो आप इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं जो वहां पर फोर्सेस तैनात है। आखिर कैसे वाले कौन है घुसपैठी घुसाने वाले? तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है क्या? बोलिए ना, बताइए। और घुसपैठियों को पहले घुसाया जाता है और आतंकवाद। चलिए ठीक है, चलिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन हमारे साथ अब वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी साहब भी, उनसे जवाब ले लेते। बहुत वक्त से वो इंतजार कर रहे थे और अभी कनेक्ट भी हुए हमारे साथ। गौतम लाहिड़ी साहब, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के बिल्कुल करीब जो बॉर्डर शहर होता है वो बांग्लादेश का है, और हम जानते हैं वहां पर जो बहुसंख्यक है, कैसे अल्पसंख्यक जो वहां पर हिंदू हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। ऐसे माहौल में कम से कम टीएमसी सरकार के मंत्री को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको? गौतम लाहिड़ी साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? गौतम लाहिड़ी साहब को आवाज लग रहा है नहीं मिल रही है। करुणा चलिए जी बिल्कुल, आप इसका जवाब दीजिए विनोद जी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए संजय जी बात को घुमा करके बचा करके कोशिश बहुत करी उन्होंने। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अपने नेता को बचाने के लिए कोई प्रवक्ता को ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपके श्री दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है संजय जी, मैं समझता हूँ, देखो आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत अच्छा है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन संजय जी सुन लेते हैं ना, पार्टी गलत है। आपको देखो जिहादियों की पैरोकारी करनी पड़ेगी। संजय जी मैं मानता हूँ आपकी पूरी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं होते। प्रदीप कुलेकर तो मेरे पार्टी में नहीं थे, प्रदीप कुलेकर मेरे पार्टी में थे। अच्छा, एक करके बोलेंगे। संजय सरकार साहब, आपने बोला, अपनी बात को रखा, जो पॉइंट्स आपने जिन बिंदुओं को रेखांकित किया है, विनोद बंसल साहब जवाब दे रहे हैं आपका, एक बार आप सुन लीजिए ना उनको, फिर आपके पास आएंगे। संजय जी आप तक आवाज पहुंच रही, सुन लीजिए ना एक बार। विनोद बंसल जी कुछ बोल रहे हैं जी। विनोद जी, नहीं विनोद बंसल जी तो बोलते हैं, अरे जो संजय जी सुनो ना यार, संजय जी मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। देखो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, जल्दी से सरकार साहब ऐसे मत कीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी ऑडियो डाउन हो जी। बंसल साहब, देखिए संजय जी ने अपनी पार्टी को बचाने की भरसक प्रयत्न किया, और मैं कहता हूं अपने पार्टी के नेता को बचाना भी चाहिए, चाहे वो कुकर्म करके आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है कि देखिए जो व्यक्ति इतने दशक से ज्यादा जो है ना मंत्री बना हो, मेयर रहा हो, उसके कुकर्म दस्तावेज भेजते थे मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहे हैं। संजय जी आप लगातार जब बोल रहे हैं तो ना आप क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में आ रहा है, विनोद जी की बात भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे कैसे डिबेट में आतंकवादी तो भारतीय जनता पार्टी देखिए संजय जी बौखलाइए मत यार, कम से कम विषय पर आइए। देखिए तृणमूल कांग्रेस का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर दुनिया आप जान चुकी है, सारे एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने कहा ना कि हम 33% हैं,
ये भी जरा ध्यान देने वाली बात है। हम कलकत्ता के अंदर 33% हैं। आप सोचिए, इसी कारण तो हिंदुओं की यात्रा बंद हो गई। आप जो कह रहे थे ना, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दुर्गा पूजा को नहीं होने देते, आपको पता है दुर्गा पूजा को होने देने के लिए विश्व हिंदू परिषद को हाईकोर्ट में जाना पड़ा था। हमें हनुमान जयंती के दिन भी हाईकोर्ट जाना पड़ा था। हमें कम से कम तो 10 त्योहारों के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी थी। आपको याद? 80,000 रुपया करके दुर्गा पूजा का पैसा देता है। देखो, आपको याद नहीं होगा। एक मिनट, एक तो आप लोग बीच बीच में मत बोलिए, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। लेकिन बंसल साहब, यहां पर बात तो देखिए घूम फिर कर वही है ना कि आप 1733 जब उनकी तरफ से आता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप उसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन जब 80-20 होता है तो फिर विरोध उधर से होता है, आप लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं। अब जब इस देश में यह कहा जा रहा है, वो भी एक मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इस देश में दुनिया भर में देखिए व्यवस्था उसी के मुताबिक चलती है जो बहुसंख्यक समुदाय कहता है। जो आपके कार्यक्रम में जिन बातों का जिक्र किया गया उसे एंडोर्स किया जा रहा है। तो एक वर्ग जो है पॉलिटिकल वर्ग, वो बहुसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त नजर आता है और दूसरा वर्ग अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त नजर आता है। इसीलिए तो हम ये सवाल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक की राजनीति होने लगी है देश में। देखिए समीर भाई, हमने कभी नहीं कहा कि गैर मुसलमान बदकिस्मत हैं, उनको जल्दी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि न्याय मांगने की जगह हम देने वाले बनेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो ऐसा है वैसा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि आप बचाव कितनी ही करो, लेकिन सच्चाई जनता के पटल पर आ जाती है। आप देखिए कांग्रेस का, और ये जो कांग्रेस की कोख में से जन्मे ऐसे राजनेता और राजनीतिक दलों का जो कैरेक्टर है ना, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी संजय जी कह रहे थे तो रोहिंग्या वहां से आए, किसको नहीं पता। अभी बंगाल को बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्याओं की जो पदस्थिति थी, बदहाली थी, उससे परेशान होकर के वो लोग यहाँ आए। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से। विनोद बंसल जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, दानिश कुरैशी साहब, क्या आपको लगता है, और इसमें कोई आप फर्क देख रहे हैं 80-20, 17-33 में? और आपकी पार्टी के नेताओं का वो जुमला तो बड़ा फेमस है जिसमें 15 मिनट की याद दिलाई जाती है, आज भी याद दिलाई जा रही है। ताज्जुब की बात है। बहुत सारे जुमले आपको वही याद रहता है, आपको ये याद नहीं रहता कि उसके ऊपर एक फैसला आ चुका है। उसके बाद के जो नेता हैं जो 15 सेकंड की बात करते हैं उनकी बात नहीं होती, उसके बाद मस्जिद में घुस जाने की बात करते हैं उनकी बात नहीं होती, उसके बाद उनका वही नेता जो मस्जिद में घुस जाने की बात कहता है उनको ये कहता है कि भाई देश जो है सबकी बात करते हैं, चाहे वो 15 मिनट की बात हो, 15 सेकंड की बात हो। हम सवाल सबसे पूछते हैं और सवाल सबसे करते हैं, चाहे 80-20 हो या फिर 17-33 हो। जवाब दीजिए। अरे दानिश कुरैशी, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जस्टिस की जो बात है ना, जस्टिस की जो बात है, मैं आपको बताऊं, जस्टिस की बात यह है कि जब ज्ञान व्यापी मामला अदालत में होता है, अगले दिन सुनवाई होनी होती है, उसके एक दिन पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि भाई इसमें मतलब हिंदुओं की आस्था है, ये है। व्हाट डज इट मीन? मतलब सीधा वो जुडिशरी को। सीधा सवाल आपसे ये है, जो तमाम आप बयानात यहाँ पर गिना रहे हैं, आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं जो कुछ फिरहाद हकीम की तरफ से बोला गया? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? नहीं है ना, बात उसकी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि 20-25 करोड़ की आबादी वाला एक प्रदेश, उसका मुख्यमंत्री, उसके लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, उसके बावजूद भी जजमेंट चर्चा होने के या सुनवाई के एक दिन पहले शाम में इस तरीके के स्टेटमेंट का क्या मतलब है भाई? तो ये आपको समझ में नहीं आता कि कहीं ना कहीं दानिश जी आप इतनी हिम्मत दिखाएंगे जो हकीम साहब ने बोला, टीएमसी सरकार के मंत्री ने बोला, आप बोलिए कि वो गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनका, बोलेंगे ऐसा? लोग सुनिए मेरी बात, लोकतंत्र में सुनिए, लोकतंत्र के अंदर में सत्ता का मतलब ही आपकी यूनिटी होती है। और आप जब सत्ता में कब आएंगे? जब आप यूनाइट होंगे तब आएंगे ना। कोई भी राजनीतिक पार्टी, महाराष्ट्र में 3 पार्टियां मिलकर सत्ता बना रही है, तो क्या मतलब उसको किस तरीके से देखेंगे आप? तो सत्ता के लिए सुनिए समीर साहब मुझे ये बताइए कि कोई इतने बेवकूफ तो नहीं है फिरहाद साहब कि उनको ये समझ में आ रहा हो कि 2-4 महीने में कहीं यहाँ कोई सत्ता में यूनिटी का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। संजय जी वो समाज के अलग-अलग वर्ग का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि हम जस्टिस लेने वाले नहीं, चलिए हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो बांटने वाले बयान है ना, उनका सिलसिला खत्म हो, डेवलपमेंट आधारित जो राजनीति है वो आगे बढ़े
और आमतौर पर हो यही रहा है कि पहले बांटने की बात करो और उसके बाद कहो कि हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।